भविष्य में एकदम अचानक पूरी दुनिया में जमीन फटने लगती है और बहुत बड़े गड्ढे बन जाते हैं। उन गड्ढों के अंदर से रीपर्स नाम के बहुत विशाल और खतरनाक जीव बाहर आते हैं और हर जगह बर्बादी फैलाते हैं। सेना के पास जो सबसे ताकतवर हथियार हैं, वे भी इन जीवों को चोट नहीं पहुंचा पाते, इसलिए इंसानों की लड़ने की पुरानी रणनीतियां काम नहीं करती। इंसान बहुत मुश्किल से जिंदा हैं क्योंकि ये राक्षस रुकते नहीं हैं, बार बार हमला करते हैं और इंसानी समाज टूटने लगता है। कुछ समय बाद पहाड़ों या ऊंची जगहों पर रहने वाले लोगों को एक अहम जानकारी मिलती है। 8000 फीट या उससे ऊपर की ऊंचाई पर रीपर्स चल नहीं सकते क्योंकि वहां का तापमान उनके लिए बहुत ठंडा होता है। ये बात पता चलते ही बहुत सारे लोग जान बचाने के लिए ऊंचे इलाकों की तरफ भागते हैं। पहाड़ों में सुरक्षित रहकर लोग दोबारा बसना शुरू करते हैं और नए समाज बनाते हैं। 3 साल बीतने के बाद हंटर कोलोराडो के रॉकी पहाड़ों में एक सुरक्षित और मजबूत समुदाय में रहने लगता है। एक दिन जिज्ञासा और घूमने की इच्छा में वह सुरक्षित ऊंचाई से नीचे चला जाता है। बाहर जाते ही उसे बहुत जल्दी एक रीपर दिखाई देता है। डर के कारण उसका दिल तेज धड़कने लगता है और वह जान बचाकर सुरक्षित जगह की ओर दौड़ता है। ठीक आखिरी पल में जब रीपर उसे पकड़ने ही वाला होता है, हंटर सुरक्षित ऊंचाई में पहुंच जाता है और बच जाता है। इसके बाद हंटर अपने कैंप लॉस्ट गल्च रिफ्यूजी वापस आता है, जहां कुल 193 लोग रहते हैं। लौटने पर उसके पिता विल उसे डांटते हैं कि वह सुरक्षित जगह से बाहर क्यों गया। विल उसे समझाते हैं कि रीपर्स बहुत खतरनाक हैं और हंटर को सांस लेने के लिए हर रात ऑक्सीजन की जरूरत होती है। विल डर जताते हैं कि अगर दौड़ते वक्त उसके फेफड़े फेल हो जाते तो क्या हो सकता था। हंटर बताने की कोशिश करता है कि उसका मकसद सिर्फ और जिंदा लोगों को ढूंढना था। विल गंभीर होकर कहते हैं कि उसे उनका डर समझना चाहिए क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी को इसी तरह खो दिया था। कुछ समय बाद जब विल और केटी जंगल में शिकार के लिए जाते हैं, तब विल उसे हंटर की हाल की खतरनाक हरकत के बारे में बताता है। केटी विल की चिंता समझती है, लेकिन प्यार से कहती है कि हंटर उनके छोटे से समूह में इकलौता बच्चा है, इसलिए उसे दोस्त चाहिए। फिर भी विल उदास होकर अपने दिल का एक बड़ा डर बताता है। विल को डर है कि हंटर इसलिए बाहर जाना चाहता है क्योंकि वह उस जगह पर लौटना चाहता है जहां उसने आखिरी बार अपनी मां को देखा था। उधर वैज्ञानिक नीना लगातार ऐसी गोली बनाने की कोशिश कर रही है जो रीपर्स की मोटी चमड़ी को पार कर सके, लेकिन अभी तक कामयाब नहीं हुई। उस रात नीना की लैब से बार बार गोली चलने की आवाज सुनकर विल और ज्यादा बेचैन हो जाता है। ये आवाजें उसे उस खतरनाक मिशन की याद दिला देती हैं जिसमें उसकी पत्नी की मौत हो गई थी। तभी हंटर की जोरदार खांसी से विल का ध्यान टूट जाता है। विल दौड़कर हंटर के कमरे में जाता है और उसकी ऑक्सीजन मशीन का फिल्टर तुरंत बदल देता है। जब हंटर की सांस ठीक हो जाती है और वह दोबारा सो जाता है, विल दुखी हो जाता है क्योंकि अब उनके पास कोई अतिरिक्त फिल्टर नहीं बचा। मन में ठानकर विल नक्शे देखने लगता है और सुरक्षित इलाके से बाहर जाकर फिल्टर लाने की खतरनाक योजना बनाता है। हंटर के जन्मदिन पर विल को पूरे समुदाय में बचा हुआ मैक एंड चीज का आखिरी पैकेट मिलता है। ये उनके लिए जश्न मनाने का एक बहुत खास खाना है। खाना बनाते समय हंटर सवाल करता है कि अब रेडियो क्यों नहीं चलाते। विल समझाता है कि बिजली बचाने के लिए वे अब दूर के लोगों से झंडों के जरिए बात करते हैं। हंटर उदास होकर कहता है कि लोगों से बात न कर पाना बहुत कठिन है। इससे दिखता है कि इंसानों के लिए आपस में जुड़े रहना कितना अहम है। उसी रात हंटर को फिर जोर की खांसी होने लगती है। उसकी हालत सुधारने के लिए विल को उसे इंजेक्शन देना पड़ता है। जब हंटर दोबारा गहरी नींद में चला जाता है, तब विल ठान लेता है कि अब कुछ करना होगा और नीना से मिलने जाता है। वह नीना को बताता है कि सुबह होते ही वह बोल्डर जाएगा ताकि नए फिल्टर मिल सकें। विल दावा करता है कि उसे वहां तक जाने का एक सुरक्षित रास्ता पता है। नीना उस जगह को अच्छे से जानती है, इसलिए उसे विल की बात पर भरोसा नहीं होता। चूंकि नीना की पुरानी लैब बोल्डर में है, विल कहता है कि उसे साथ चलना चाहिए। वह रीपर्स के बारे में जानती है और पहले भी ऐसी यात्रा से जिंदा लौट चुकी है। नीना झिझकते हुए कहती है कि पिछली बार वह सिर्फ किस्मत से बची थी। वह विल को याद दिलाती है कि उसी तरह की यात्रा में उसकी पत्नी मर गई थी। विल पीछे नहीं हटता और कहता है कि वे पहाड़ों की एक पुरानी खदान से होकर जाएंगे। नीना कहती है कि अगर रीपर्स खदान में पकड़ लें तो वहां से बचना नामुमकिन होगा, इसलिए वह फिर भी साथ जाने से इनकार कर देती है। विल के जाने के बाद नीना कंपास सुधारती है, लेकिन पुरानी यादों के कारण रोती रहती है। उधर विल किसी पड़ोसी से हंटर की देखभाल करने को कहता है और हथियार लेने निकलता है। तैयारी के दौरान केटी आती है और जिद करती है कि वह भी साथ जाएगी। आखिरकार नीना भी अनिच्छा से साथ चलने को मान जाती है। वह केटी का मजाक बनाती है और कहती है कि वह अनभिज्ञ है और परेशानी बन सकती है। जाने से पहले विल हंटर को प्यार से अलविदा कहता है और लौटने का वादा करता है। हंटर उदास होकर कहता है कि उसकी मां ने भी ऐसा ही कहा था, लेकिन वह कभी वापस नहीं आई। तीनों सफर शुरू करते हैं, लेकिन नीना की बदतमीज बातें विल को परेशान करने लगती हैं। विल नीना को अपनी जुबान और व्यवहार संभालने को कहता है। गहरी सांस लेकर नीना बताती है कि रीपर्स के शरीर से तेज बिजली जैसी ऊर्जा निकलती है। ये खास तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल होता है और उनका बदला हुआ कंपास आधे मील की दूरी
तक इन सिग्नल्स को पकड़ सकता है। बहुत मुश्किल और डर से भरी चढ़ाई करने के बाद वे एल्बा फायर रोड पर पहुंचते हैं, जहां 8000 फीट की एक बहुत अहम सीमा है। कंपास बताता है कि पास में कोई रीपर नहीं है। इससे उन्हें थोड़ी राहत मिलती है और वे ध्यान से उस सीमा को पार कर नीचे उतरने लगते हैं। कुछ समय बाद उन्हें खाली और छोड़े गए ट्रक मिलते हैं और वे उनमें जरूरी चीजें ढूंढते हैं। उन्हें फ्लेयर्स, गोलियां और एक ग्रेनेड लॉन्चर भी मिलता है और सब हैरान होते हैं क्योंकि केटी को इसे चलाना आता है। आसपास देखने पर नीना को रीपर की खाल का एक टुकड़ा मिलता है और वह सावधानी से उसका नमूना लेती है, लेकिन इससे केटी घबरा जाती है। केटी की बेचैनी जल्दी ही झगड़े में बदल जाती है जब नीना उस पर विल के साथ फ्लर्ट करने का आरोप लगाती है। गुस्से में केटी नीना को ट्रक से धक्का देती है और उसे याद दिलाती है कि उसी मिशन की लीडर नीना थी जिसमें विल की पत्नी, जो केटी की सबसे अच्छी दोस्त थी, मारी गई थी। बहस मारपीट में बदल जाती है और हालात बिगड़ने से पहले विल को बीच में आकर दोनों को अलग करना पड़ता है। जंगल में आगे बढ़ते हुए अचानक उनके सामने जंगली घोड़ों का एक झुंड आ जाता है। इससे उन्हें समझ आता है कि रीपर केवल इंसानों को मारते हैं और जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाते। इस अजीब बात पर सोचते हुए वे चलते रहते हैं और आखिरकार अल्टा विस्टा स्की एरिया पहुंच जाते हैं। वहां वे खतरनाक जगह को सुरक्षित तरीके से पार करने के लिए चेयर लिफ्ट इस्तेमाल करने का प्लान बनाते हैं। उन्हें उम्मीद होती है कि चेयर लिफ्ट उन्हें खदान के एंट्रेंस के पास पहुंचा देगी। तभी नीना का कंपास बताता है कि पास में एक रीपर है और जंगल के पेड़ डरावनी तरह से हिलने लगते हैं। विल तुरंत चेयर लिफ्ट के ऊपर चढ़कर बैकअप जनरेटर चालू करने की कोशिश करता है। नीचे जमीन पर केटी और नीना सावधान रहती हैं और लड़ने के लिए तैयार रहती हैं। जैसे ही मॉन्स्टर पेड़ों से निकलता है, केटी डर जाती है और उसे रोकने के लिए जल्दी जल्दी कई ग्रेनेड फेंक देती है। धमाकों से जंगल चमक उठता है, लेकिन रीपर को कोई फर्क नहीं पड़ता और वह लगातार उनकी ओर बढ़ता रहता है। दूसरी ओर विल जनरेटर फिट कर देता है और नीना उसे चालू करती है, जिससे चेयर लिफ्ट चलने लगती है। नीना एक चेयर पर कूदती है और विल भी उसके पीछे बैठ जाता है। रीपर के पास आते ही वे उसे रोकने के लिए लगातार गोलियां चलाते हैं। इसी समय केटी साहस जुटाकर टावर पर चढ़ने लगती है ताकि समय रहते चेयर लिफ्ट तक पहुंच सके। रीपर चेयर लिफ्ट की केबल्स पर कूद जाता है, जिससे कुर्सियां खतरनाक तरीके से हिलने लगती हैं। बहुत मुश्किल से विल और नीना खुद को गिरने से बचा लेते हैं। केटी कूदने का समय गलत समझ लेती है, लेकिन विल हवा में ही उसे पकड़ लेता है। गोलियां खत्म होते ही रीपर फिर हमला करता है और तीनों नीचे गिर जाते हैं। वे जान बचाने के लिए 8000 फीट की सेफ्टी लाइन की ओर दौड़ते हैं। रीपर हमला करता है, लेकिन उन्हें छू नहीं पाता और वे फिलहाल सुरक्षित हो जाते हैं। रात होने पर ग्रुप थोड़ा आराम करता है और हालात पर सोचता है। नीना समझाती है कि रीपर सिर्फ इंसानों को निशाना बनाते हैं, जानवरों को नहीं। विल अपनी पत्नी की आखिरी बातचीत याद करता है और नीना पर उसके भरोसे को सोचता है। अगले दिन वे उस खदान में पहुंचते हैं जहां विल पहले काम करता था। खदान का निचला हिस्सा सेफ्टी लाइन से नीचे है, जिससे खतरा बढ़ जाता है। जमीन के अंदर रीपर्स को पहचानने वाला कंपास बेकार हो जाएगा। खतरे के बावजूद वे पीछे नहीं हटते और आगे जाने का निर्णय लेते हैं। लाइट लगे हेलमेट पहनकर वे घंटों चुपचाप डर के साथ आगे बढ़ते हैं। उन्हें पता चलता है कि मुख्य रास्ता धंस चुका है। उन्हें मजबूरी में और नीचे ज्यादा खतरनाक लेवल पर जाना पड़ता है। बहुत डर होने के बाद भी वे आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। चमगादड़ों से घबराकर वे जल्दी नीचे उतरते हैं और नई सुरंग में चले जाते हैं। वे तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं, कोशिश करते हुए अचानक होने वाली किसी भी अनहोनी से बच सकें। जब उन्हें लगता है कि अब वे तेजी से आगे बढ़ पा रहे हैं, तभी सुरंग में एक बहुत भयानक आवाज गूंजने लगती है। छिपने के इरादे से वे अपने हेलमेट की लाइट बंद कर देते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वहां पहले से ही एक रीपर मौजूद होता है जो उन्हें घूर रहा होता है और फिर उनका पीछा शुरू कर देता है। पूरा समूह अपनी पूरी ताकत से तेजी से भागने लगता है। केटी इस उम्मीद से ग्रेनेड फेंकती है कि इससे रीपर की रफ्तार कम हो जाएगी। सुरंग में पड़ी पुरानी मशीनें उस राक्षस की गति को कुछ हद तक कम कर देती हैं। विल रीपर पर गोली चलाता है, लेकिन उसकी गोलियां उसकी बहुत सख्त चमड़ी को भेद नहीं पाती। उन्हें दीवार में एक छेद दिखाई देता है और वे तुरंत उसके अंदर घुस जाते हैं। रीपर अपनी चमकती हुई पूंछ उस छेद में डालता है, इसलिए विल उसका ध्यान भटकाने के लिए एक फ्लेयर फेंक देता है। फ्लेयर से पूरी सुरंग उजाले में आ जाती है और उन्हें सामने की दीवार में बाहर निकलने का रास्ता दिख जाता है। वे तेजी से पत्थरों को हटाते हैं और उस रास्ते से अंदर चले जाते हैं। विल सबसे आखिर में बाहर निकलता है और बड़ी मुश्किल से रीपर की पूंछ से बच पाता है और समय रहते अपने दोस्तों से मिल जाता है। कुछ देर तक रेंगने के बाद केटी दूसरी सुरंग में पहुंचती है और वहां एक रीपर को देखती है। उस जीव की पूंछ बहुत तेजी से हमला करती है और केटी कुछ कर पाती उससे पहले ही उसे घायल कर देती है। विल उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और वह देखता है कि राक्षस केटी को घसीट कर ले जा रहा है। हड़बड़ी और घबराहट के माहौल में नीना को एक सीढ़ी मिलती है और वह तथा विल जल्दी से उस पर चढ़ जाते हैं। जैसे जैसे रीपर उनके पास आता है, उनके दिल जोर जोर से धड़कने लगते हैं। वे खदान से बाहर निकलते हैं और सही समय पर ऊंचाई की ओर भाग जाते हैं। उनके पास केटी के लिए दुख मनाने का भी समय नहीं होता और वे आगे बढ़ते रहते हैं। रात होते ही उन्हें एक खाली और सुनसान घर दिखाई देता है और वे रात गुजारने के लिए उसमें चले जाते हैं। जब वे मैक एंड चीज खाते हैं, जो हंटर का फेवरेट खाना था, तो विल को याद आता है कि हंटर को यह कितना पसंद था। विल के मन में सवाल उठता है और वह नीना से उसकी पुरानी लैब के बारे
बारे में पूछता है। नीना बताती है कि उसकी लैब में शायद ऐसा केमिकल हो सकता है जिससे गोलियां रीपर्स पर असर करें। नीना को लगता है कि रीपर्स की चमड़ी में बिजली जैसा चार्ज होता है और सही तरह की गोली उन्हें अंदर से नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन विल को शक होता है और उसे इस तरह की जादुई गोली वाली बात पर भरोसा करना कठिन लगता है। अगले दिन वे जल्दी जल्दी उस घर से ट्रक लेकर सेफ्टी लाइन पार करने निकल पड़ते हैं। हॉस्पिटल पहुंचने पर उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन नीना का कंपास किसी खतरे का संकेत नहीं देता। शांत पड़े हॉस्पिटल में चलते हुए वे ऊपर की मंजिल पर पहुंचते हैं और आखिरकार जरूरी फिल्टर मिल जाते हैं। फिल्टर लेकर वे खाली गलियारों से जल्दी जल्दी वापस लौटने लगते हैं। अचानक एक रीपर दीवार तोड़कर सामने आ जाता है। वह अपने बड़े पंजों से हमला करता है और दोनों को तेजी से खुद को बचाना पड़ता है। भागते समय वे इधर उधर पड़े टूटे फर्नीचर से टकराते हैं। हर टक्कर उन्हें दर्द देती है। जब जब रीपर दीवार या खिड़की तोड़ता है, टूटे टुकड़े उन पर गिरते हैं। एक भयानक पल में राक्षस की पूंछ दीवार तोड़कर बाहर आती है और विल को पकड़ लेती है। बिना देर किए नीना एक फायर एक्स उठाती है। वह पूंछ पर वार करती रहती है जब तक रीपर विल को छोड़ नहीं देता। इसके बाद वह गैस का डिब्बा खोल देती है, जिससे पूरे गलियारे में घना धुआं फैल जाता है। उसे उम्मीद होती है कि यह धुआं उनके भागने को छुपा लेगा। ये सब देखकर विल के दिमाग में अचानक एक योजना आती है। वह रीपर के पास आने का इंतजार करता है। वो कुछ ऑक्सीजन टैंकों पर गोली चलाता है, जिससे वे फट जाते हैं। धमाके से राक्षस खिड़की से बाहर जा गिरता है। वह राक्षस शांत तो पड़ा है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि वह मर चुका है या सिर्फ बेहोश है। उन्हें समझ आ जाता है कि अब देर किए बिना आगे बढ़ना जरूरी है। विल चाहता है कि वह अब घर लौट जाए, लेकिन नीना उसे अपनी लैब तक पहुंचने में मदद करने के लिए मना लेती है, ताकि वह खास गोलियों को बनाने का काम पूरा कर सके। वे जल्दी जल्दी ट्रक में निकल जाते हैं, बिना यह देखे कि उनके पीछे वही रीपर फिर से होश में आने लगता है। कुछ ही समय में वे लैब पहुंच जाते हैं और नीना पूरा ध्यान लगाकर केमिकल्स मिलाना शुरू कर देती है। वहीं विल बाहर निगरानी करता रहता है। विल की नजर एक मेज पर रखी फ्रेम की हुई तस्वीर पर पड़ती है। तस्वीर में एक परिवार होता है, जिसके बारे में नीना ने कभी कुछ नहीं बताया था। भावनाओं से भरकर विल धीरे से उस तस्वीर के बारे में पूछता है। यह सुनते ही नीना अंदर से टूट जाती है। वह रोते हुए बताती है कि दुनिया खत्म होने के समय वह अपने परिवार के साथ नहीं थी। जब सब कुछ तबाह हो गया था, वह उनसे दूर थी। उसे यह याद सताती है कि उसने अपने बेटे का सॉकर मैच छोड़कर काम चुना। ये बात उसे बहुत परेशान करती है और उसे अपराध बोध होता है। बोलते हुए उसे बहुत कठिनाई हो रही थी और वह यह भी स्वीकार करती है कि उसे उस मिशन में अपनी भागीदारी पर बहुत पछतावा है, क्योंकि उसी मिशन की वजह से विल की पत्नी की मौत हुई थी। विल शांत तरीके से उसे समझाता और दिलासा देता है, ये कहते हुए कि ऐसी दुखद घटनाएं किसी के भी नियंत्रण में नहीं होती। जब नीना आखिरकार एक गोली तैयार कर लेती है, तो वह उस गोली को रीपर की चमड़ी के लेकिन वह गोली काम नहीं करती। मजबूत इरादों के बावजूद वह बहुत दुखी महसूस करती है। वह विल से कहती है कि वह अपने बेटे के पास लौट जाए। वह कहती है कि वह तब तक प्रयोग करती रहेगी जब तक उसे कोई हल नहीं मिल जाता या रीपर्स उसे रोक नहीं देते। मन न होते हुए भी विल अपने ट्रक में बैठकर निकल जाता है और नीना को अकेले काम करते हुए छोड़ देता है। नीना गोलियों के लिए एक और केमिकल मिक्स आजमाती है, लेकिन वह भी नाकाम रहता है। इससे उसकी निराशा और बढ़ जाती है। वह अपने काम में इतनी डूबी होती है कि उसे यह ध्यान ही नहीं रहता कि उसका कंपास पास के खतरे का संकेत दे रहा है। अचानक एक आवाज उसका ध्यान खींच लेती है और उसे एक ऐसा केमिकल मिश्रण याद आता है जिसे उसने अभी तक नहीं आजमाया था। घबराहट और उम्मीद के साथ वह जल्दी जल्दी उस आखिरी कोशिश को तैयार करती है। वहीं दूसरी तरफ जब विल गाड़ी चला रहा होता है, ट्रक का टायर फट जाने के कारण ड्राइवर ट्रक पर कंट्रोल खो देता है और ट्रक पलट जाता है। टक्कर के बाद विल अस्वस्थ और बेहोश हो जाता है, लेकिन जैसे ही उसे रीपर की आवाज सुनाई देती है, वह चेतन हो जाता है। विल तुरंत ट्रक का कांच तोड़कर बाहर आता है और भागने लगता है, जबकि रीपर मॉन्स्टर उसका पीछा कर रहा है। उसकी चोट और थकान के कारण दौड़ते दौड़ते शरीर कमजोर पड़ जाता है और जब वह सुरक्षा क्षेत्र के करीब पहुंचता है, तो एक दूसरा रीपर उसके रास्ते में खड़ा होता है। उसे कहे कि उसके पास सारी गोलियां खत्म हो जाती हैं, जिससे वह रीपर्स को मारने या रोकने में असमर्थ होता है और वह निराश हो जाता है। तभी नीना नई गोलियों के साथ घटनास्थल पर आती है। नीना गोलियां चलाती है और धुएं और इलेक्ट्रिक चार्ज के साथ धमाके होते हैं, जिससे यह साबित होता है कि उसकी सोच सही थी। नीना विशेष गोलियों से रीपर्स को मार देती है, इससे पहले कि रीपर्स कोई प्रतिक्रिया दे पाएं। लड़ाई के बाद नीना रीपर का एक हिस्सा खोलती है और उसके अंदर के मैकेनिकल भाग दिखाती है, जिससे यह साफ होता है कि रीपर्स असली जीव नहीं बल्कि इंसानों को मारने वाले एडवांस्ड रोबोट हैं। विल पूछता है कि ये रोबोट किसने बनाए होंगे। नीना कहती है कि शायद एलियंस ने बनाए हैं, लेकिन विल और हंटर के मिलने का पल भावनाओं से भरा और गहरा होता है। नीना जीत का एहसास करती है और अपने खोज की सफलता का प्रतीक समुद्री डाकू का झंडा उठाती है, जिससे पता चलता है कि उसने रीपर्स से लड़ने का तरीका खोज लिया है। नई आशा से उत्साहित होकर बचे लोग मिलकर बहुत सारी विशेष गोलियां बनाते हैं। विल, जो उत्साहित और ऊर्जा से भरा है,
रेडियो चालू करता है ताकि विरोध और संदेश फैलाया जा सके। उसी समय नीना रीपर्स के शरीरों की जांच करती है ताकि और जानकारी मिले। सभी लोग मिलकर हथियारों के साथ जंगल में रीपर्स का शिकार करते हुए अपनी जमीन वापस पाने की कोशिश करते हैं। एक रात विल और नीना टेलीस्कोप से 3 रहस्यमयी रोशनी देखते हैं जो पृथ्वी के पास आती हैं, और ये एक अनिश्चित लेकिन रोचक भविष्य का संकेत देती हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें ताकि आप ऐसे और भी वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।